हेलो सोल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा सेशन है, तीसरा सेशन है इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज हम देखेंगे कि अगर इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको कैसे आंसर करना है। पिछले 2 सेशंस में आप लोगों ने देखा है कि कैसे हमने क्वेश्चंस को आंसर किया है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और क्वेश्चंस तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो चांसेस हैं उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है, अ वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ एन अर्थ फिलिंग इज नोन एज। मतलब कि जो आपका अर्थ फिलिंग जो हम करते हैं, जब हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं, बिल्डिंग को बनाने के लिए जब हम उसका बेसमेंट तैयार करते हैं, और बेसमेंट जब हम तैयार करते हैं तो बिलो द ग्राउंड लेवल हम जाते हैं। तो बिलो द ग्राउंड लेवल जब हम बैक फिलिंग ऑफ सॉइल करेंगे तो आपकी जो बैक फिलिंग है उसके प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए आपकी कौन सी वॉल बनाई जाती है? ये आपकी रिटेनिंग वॉल्स कहलाती हैं। रिटेनिंग वॉल्स आपकी मोस्टली जो है आरसीसी की होती हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की आपकी वॉल्स होती हैं, जो आपकी बैक फिलिंग से जो आपका प्रेशर आ रहा है उसको रेजिस्ट कर रही हैं। तो ये आपकी रिटेनिंग वॉल्स कहलाती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या हो सकता है? तो ये आपका ओपीसी के लिए अलग होगा, ठीक है, और आपका अगर कंक्रीट में मिनरल एडमिक्सचर्स हैं तो उसके लिए आपका अलग होगा। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। मिनिमम जो आपका क्यूरिंग पीरियड होगा वो आपको दे रखा है अलग अलग सीमेंट के हिसाब से। अगर हम कंक्रीट में मिनरल एडमिक्सचर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपका क्यूरिंग पीरियड जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है एज पर IAS 456/2000 जो कि आपका कंक्रीट का कोड है, इसके अकॉर्डिंगली आपको दे रखा है कि आपका जो क्यूरिंग का ड्यूरेशन है वो आपका मस्ट बी एटलीस्ट 7 डेज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर आप ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं तो आपका जो क्यूरिंग पीरियड है वो मिनिमम 7 डेज होगा। एटलीस्ट 10 डेज फॉर कंक्रीट विद मिनरल एडमिक्सचर्स। अगर मिनरल एडमिक्सचर्स हैं आपके कंक्रीट में तो आपका जो क्यूरिंग पीरियड है वो मिनिमम 10 डेज होगा। इसके बाद आपको देखा है, इट ऑल्सो रिकमेंड्स दैट द क्यूरिंग ड्यूरेशन शुड नॉट बी लेस देन 10 डेज for concrete of OPC exposed to dry and hot weather conditions। अगर आप सेम चीज, अगर आप सेम आपका जो OPC है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेम OPC अगर आप किसी हॉट वेदर में अगर आप कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं तो वहां पर उसका जो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड है वो 7 दिन नहीं 10 दिन होगा, 10 डेज होगा। और अगर मिनरल एडमिक्सचर्स हम कंक्रीट में यूज कर रहे हैं किसी हॉट वेदर में, हॉट वेदर की कंडीशन में, तो वहां पर जो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड है वो आपका 14 डेज होगा। तो ये सारा आपको IAS 456/2000 जो कि आपका कंक्रीट का कोड है, इसमें आपको सारी चीजें दे रखी हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट्स फॉर सीव एनालिसिस एज पर ASTM। तो ASTM में आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ, ये आपका अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फाइन एग्रीगेट है सीव एनालिसिस का जब हम टेस्ट करेंगे तो मिनिमम वेट हम 300 ग्राम लेते हैं। 300 ग्राम आपका फाइन एग्रीगेट लिया जाता है सीव एनालिसिस के टेस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी आवर्स शुड CBR सैंपल बी सोक्ड। आपका CBR टेस्ट कब किया जाता है, कितने घंटे बाद किया जाता है? CBR जो है आपका, ये आपका कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो करके आपका एक टेस्ट है। आपने इंजीनियरिंग सिलेबस में पढ़ा होगा, अपने कॉलेज में इस तरीके का टेस्ट CBR टेस्ट किया होगा। ये क्या है, एक तरीके का एक पेनिट्रेशन टेस्ट है जो आपके सब ग्रेड को, रोड वगैरह के लिए, आपके रोड वर्क के लिए किया जाता है, और उसके सब ग्रेड की क्वालिटीज और कितने लेयर्स में आपने कितनी स्ट्रेंथ उसकी आ रही है, इन सभी चीज के लिए आपका CBR टेस्ट किया जाता है। तो ये CBR टेस्ट आपका जो है आफ्टर 96 आवर्स के बाद किया जाता है, 96 घंटे के बाद आपका CBR टेस्ट किया जाता है। इसका जो सोक्ड जो आवर्स है इसके वो 96 होने चाहिए, यहाँ पर आपको दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम्ब इन कंक्रीट। हनीकॉम्ब क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया है कि हनीकॉम्ब के बारे में, हनीकॉम्ब अगर हम आ जाता है तो क्या हम उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, गनेटिंग में भी मैंने आपको बताया था हनीकॉम्ब। तो हनीकॉम्ब क्या है? तो जब कभी भी हम कंक्रीट कास्ट करते हैं किसी भी RCC एलिमेंट में या किसी बड़े स्ट्रक्चर में, जब हम कंक्रीट को कास्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम ठीक से वाइब्रेशन नहीं कर पाते हैं, कॉम्पैक्टिंग नहीं कर पाते हैं कंक्रीट की। तो उस केस में क्या होगा, आपके पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप्स रह जाता है, कुछ वाइड्स रह जाते हैं। RCC एलिमेंट में आपने देखा होगा कॉलम में कुछ गैप रह गया। आफ्टर कास्टिंग जब आप डीशटरिंग करेंगे, जब आप फॉर्मवर्क का रिमूवल करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर कि कुछ गैप रह गया, कुछ खाली जगह रह गई कॉलम में या बीम में, तो वो आपका हनीकॉम्ब कहलाता है। उसका फिर अलग से आपको मेंटेन करना है, आपको उसको रिपेयर करना रहता है हनीकॉम्ब को, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट। हमारे कितनी तरीके के सीमेंट के टाइप है? तो आपके सीमेंट बहुत तरीके के, अलग अलग
प्रोजेक्ट में अलग अलग, जैसे कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप नॉर्मल 1-2 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो अलग अलग सीमेंट यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ओपीसी है सबसे पहले आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये मोस्टली आपका अर्बन एरियाज में आपके हाई राइज बिल्डिंग्स में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है। आपका एक आता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जो कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंशियल हाउसेज में यूज किया जाता है। इसके बाद आपका लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट आता है, जो कि आपके हॉट वेदर की जो कंडीशंस है उसमें उस केस में यूज किया जाता है। आपका कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट आता है, हाइड्रोफोबिक आपका सीमेंट आता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आता है। रैपिड हार्डनिंग हम यूज करते हैं डैम्स वगैरह में, जो जल्दी आपका सेटलमेंट हो जाए तो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज किया जाता है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है आपका, और आपका सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है। तो कई तरीके के आपके सीमेंट्स हैं और इनके ग्रेड भी अलग अलग रहते हैं सीमेंट्स के। इसके बाद आपको दे रखा है एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लैशिंग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लैशिंग। तो फ्लैशिंग के केस में आपको यहाँ पर दे रखा है, फ्लैशिंग इज एन एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्शन दैट इज डन टू सील एंड प्रोटेक्ट्स जॉइंट्स in a building from water penetration. Flashing installed at the intersecting roofs, walls and parapets. तो फ्लैशिंग जो है आपकी, जो ये एक तरीके से हमारे यूज किया जाता है जब हमारे कोई भी स्टील स्ट्रक्चर बन रहा है। स्टील स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपके जब दो आपके वर्टिकल आपकी शीट्स को इस तरीके से रूफ बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हिली टेरेन पे, तो आपकी जो रूफ्स होती हैं पिच रूफ्स होती हैं। तो पिच रूफ्स में क्या होता है, इस तरीके की हम शीट्स लगाते हैं। अब यहाँ से क्या है, जब आपका रेन वाटर होगा तो यहाँ से आपको वो एंटर कर सकता है आपके अंदर घर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फ्लैशिंग करेंगे। फ्लैशिंग में क्या होगा, आपकी गैल्वेनाइज आपकी स्टील की शीट्स होती हैं या आपकी इस तरीके से पैनल्स हम यहाँ पर इस पर लगा देंगे पिच रूफ पे। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपकी पैरापेट्स वगैरह या रूफ्स है वहां पर हम ये स्टील की फ्लैशिंग करते हैं। कुछ जगह आपकी मोटार की फ्लैशिंग भी की जाती है। तो ये सारी आपकी फ्लैशिंग वाटर पेनिट्रेशन को आपके घर में जाने से रोकने के लिए की जाती है, एक प्रोसेस है फ्लैशिंग की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What are the major problems in using pumping for concrete works? जब हम कंक्रीट को पंपिंग के थ्रू कास्ट करते हैं तो वहां पर क्या आपकी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारी सबसे पहली जो मेजर प्रॉब्लम है, अगर आप जो आपकी पाइपलाइन है, अगर कंक्रीट कास्ट करने से पहले आप उसमें स्लरी अगर फ्लो नहीं करेंगे तो वहां पर आपकी जो पाइपलाइन है वो चोक हो सकती है। चोक होने की कई वजह हो सकती है। अगर आपका प्रेशर कम है, अगर आपका पंप का प्रेशर कम है तो आपकी कंक्रीट जो है वो बहुत ज़्यादा वेट रहेगा उसमें, तो प्रेशर कम होने की वजह से आपकी कंक्रीट टूट जाएगी और पीछे वाली कंक्रीट उसको आगे पुश नहीं कर पाएगी। तो वहां पर आपकी जो पाइपलाइन है वो चोक हो सकती है, ये आपकी एक मेजर प्रॉब्लम है। आपका सेग्रीगेशन हो सकता है कंक्रीट का, आपका ब्लीडिंग हो सकती है कंक्रीट की, ये सारी इसकी मेजर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये मेजर प्रॉब्लम्स आपकी पंपिंग, जब आप पंपिंग से कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फेस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कंक्रीट वीक इन टेंशन। कंक्रीट जो है आपकी टेंशन में क्यों वीक होती है। क्योंकि जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट आपके छोटे छोटे मटेरियल से बनती है, कई सारे मटेरियल्स को मिलाकर के, जैसे आपका सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है। तो सीमेंट का जो पेस्ट है वो इतना कैपेबल नहीं है कि अगर आप मान लीजिए कोई आपका बीम है और उसमें आप स्टील प्रोवाइड ना करें और उस पर जब टेंशन लगेगी, जब उस पर टेंसाइल स्ट्रेस आप लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वो इतने आपका जो सीमेंट का पेस्ट है वो इतना पुश नहीं कर पाएगा, इतना रोक कर नहीं रख पाएगा एग्रीगेट के मटेरियल्स को कि वहां पर आपकी वो टेंशन प्रोवाइड कर सके कंक्रीट में। तो कंक्रीट हमारी मोस्टली जो यूज की जाती है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज की जाती है। और कंक्रीट में जो आपकी स्टील यूज की जा रही है, जो आपका बीम में स्टील जो यूज की जा रही है, जो स्टील बार्स यूज की जा रही है, यही हमारी कंक्रीट को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो आपकी जो स्टील है वो टेंशन का काम कर रही है, कंक्रीट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, कंक्रीट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का काम करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर कॉलम। कॉलम का रिकमेंडेड स्लम्प क्या है। तो स्लम्प आपके हर एक आरसीसी एलिमेंट के लिए अलग अलग रहेगा। जब भी कंक्रीट कास्ट होती है साइड पर, चाहे आपका कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, तो उससे कास्ट होने से पहले आपका स्लम्प टेस्ट किया जाता है और इसका एक स्केल सेट किया गया है। तो स्लम्प जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको 75 to 125 mm, ये आपका कॉलम का स्लम्प रेशियो है। ठीक है, 75 mm to 125 mm। और जो आपका स्लम्प टेस्ट किया जाता है, इसमें जो हम बार यूज करते हैं वो हमारी 16 mm डायमीटर की बार होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ टैंपिंग रॉड यूज्ड इन क्यूब फिलिंग फॉर क्यूब टेस्ट। जब हम क्यूब टेस्ट करते हैं, जब हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है कंक्रीट का, तो क्यूब में हम कंक्रीट को फिल करते हैं और वहां पर जो हम बार यूज करेंगे टैंपिंग रॉड के तौर पे, तो वो भी आपकी 16 डाया की होगी और स्लम्प टेस्ट में भी हम 16 mm डायमीटर की बार को यूज कर रहे हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्रोइंस। ग्रोइंस क्या है? तो आपने देखा होगा जो आपके समुद्री तट होते हैं या आपके जो नदी के किनारे हैं, गंगा के किनारे हैं आपके, तो वहां पर एक तरीके से जो बांध बना दिए जाते हैं, पत्थर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके ग्रोइंस का काम करते हैं। ये ग्रोइंस क्या है आपका? ग्रोइंस आपका क्या वर्क कर रहा है, उसका क्या बेसिकली जो वर्क है उसका, वो आपके जो इरोजन है उसको स्लो डाउन कर रहा है। जो आपके लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है, मतलब कि जो पानी आपका बह करके बाहर आ रहा है नदी से, जब हवा चलेगी आपके झोंके आएंगे नदी में, तो उसके प्रेशर को कम करेगा। जो वाटर प्रेशर है उसको कम कर रहा है वहां पर के, और जो बाहर का एरिया है उसका, जो रेसिडेंशियल एरिया होगा या जो भी आपका एरिया है, उसको वहां पर उसको बचा करके रखा है, सेव कर रहा है। तो ये आपका ग्रोइंस का काम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ इज कॉल्ड। जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक वर्क के केस में क्या होता है, कहीं पर आपको हाफ ब्रिक कट करके लगानी पड़ती है, कहीं पर आपको स्लोप में ब्रिक कट करनी पड़ती है, कहीं पर आपको क्वार्टर ब्रिक कट करनी पड़ती है। तो वो क्या कहलाती है? ब्रिक, वो आपकी कहलाती है बैट, जिसको हम बोलते हैं आधी ब्रिक, ठीक है। तो वो आधी ब्रिक आपकी, या फिर क्वार्टर ब्रिक जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर बैट, हाफ बैट। तो हम उसको बैट बोलते हैं कटे हुए ब्रिक को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है यहाँ पर, व्हाट आर द कॉमन वेज ऑफ डिमोलिशन, ठीक है। तो डिमोलिशन जब आपका किया जाता है तो यहाँ पर इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप आज के टाइम में देखें तो आपका जो सुपरटेक का प्रोजेक्ट है था, ये अभी बन चुका है, ट्विन टावर्स, और ये आपका अवैध निर्माण है और कोर्ट ने इसके डिमोलिशन के ऑर्डर दे दिए। तो यहाँ पर इसका जो डिमोलिशन होना है वो किस मेथड से होगा? तो डिमोलिशन के कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है हाइड्रो डिमोलिशन। ये आपके जितने भी ये आपकी जो ब्रेकर्स होते हैं, इन ब्रेकर्स के थ्रू आपकी जो बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, तो ये आपका हाइड्रो डिमोलिशन है। एक आपका होता है प्रेशर बस्टिंग। प्रेशर बस्टिंग में क्या होता है, आपके सारी पूरी बिल्डिंग में प्रेशर पंप लगा दिए जाते हैं, प्रेशर बढ़ाया जाता है आपके जंक्शंस पे, उसके थ्रू आपका डिमोलिशन किया जाता है। तो ये आपकी प्रेशर बस्टिंग कहलाती है। फिर आपका आता है डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग के प्रोसेस में क्या होगा, आपके हर एक आरसीसी एलिमेंट को अलग अलग करके तोड़ा जाएगा, मतलब कि फ्लोर बाई फ्लोर। पहले आप फ्लोर के स्लैब को तोड़ेंगे, उसके फिर कॉलम को तोड़ेंगे आप, तो इस तरीके से आपका फ्लोर बाय फ्लोर तोड़ा जाता है। तो ये आपका डिसमेंटलिंग कहलाता है। डिसमेंटलिंग मतलब कि एक एक चीज को आप अलग अलग करके हटा रहे हैं। फिर आपका आता है ब्लास्टिंग डिमोलिशन। तो आपके जो ट्विन टावर्स हैं जो नोएडा में, जिनका भी आपका डिमोलिशन होना है, तो वो आपका ब्लास्टिंग डिमोलिशन होना है। तो ब्लास्टिंग डिमोलिशन में आपके कौन कौन से मटेरियल्स यूज कर रहे हैं? आपके इसमें RDX है, PET है, आपका एमोटेल है, कंपोजिशन B है, कंपोजिशन C सीरीज है आपका, एंड लो वेलोसिटी एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। और PETN जो करके है ये आपका, ये भी आपका जो है एक्सप्लोजिव है, ठीक है। एक्सप्लोजन मटेरियल है ये आपका, और ऑर्गेनिक है ये आपका, हाईली एक्सप्लोजिव है ये। तो ब्लास्टिंग डिमोलिशन में आपके RDX वगैरह लगाई जाती है पूरी बिल्डिंग में, और उनको एक प्रोसीजर के थ्रू, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो कर करके, और आपकी जो आसपास की बिल्डिंग्स है उनको खाली करा दिया जाता है। फिर आपका डिमोलिशन किया जाता है, ब्लास्टिंग की जाती है। तो ये आपका ब्लास्टिंग डिमोलिशन है। तो 4 टाइप है आपके डिमोलिशन के। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द वेरियस टेस्ट फॉर चेकिंग ब्रिक क्वालिटी। अब ब्रिक क्वालिटी के अगर आपको चेक करना है तो इसके आपके कई सारे टेस्ट हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आपका एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट है आपका, शेप एंड साइज है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट है आपका, साउंडनेस टेस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करते हैं, तो आपका सबसे पहले आपकी एक तो सेकंड क्लास ब्रिक होती है, आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है। तो यहाँ पर हम 16 घंटे ब्रिक को जो है पानी में डुबा करके रखते हैं। अगर आपकी ब्रिक 20% मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है तो वो आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक है। अगर 22.5% आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर रही है आपकी ब्रिक, तो वो आपकी सेकंड क्लास ब्रिक है। अगर आपकी ब्रिक 25% मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर रही है तो ये आपकी थर्ड क्लास ब्रिक होगी, ठीक है। तो आपकी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट क्लास अलग अलग ब्रिक्स अलग अलग स्ट्रक्चर में यूज की जाती है। और फिर आप क्रशिंग टेस्ट करते हैं, तो क्रशिंग जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहती है फर्स्ट क्लास के लिए, और सेकंड क्लास के लिए आपकी रहती है 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्रशिंग स्ट्रेंथ। और आपका जो साउंडनेस टेस्ट होता है, इसमें क्या रहता है, हम 2 ब्रिक को, जिसको हम बोल सकते हैं, आपका एक देसी तरीका है टेस्ट करने का, तो उसमें हम 2 ब्रिक को ऐसे बजा करके देखते हैं, तो वहां से जो साउंड निकलती है वो आपका साउंड टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू रीइंफोर्समेंट। आपके जो कवर ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग आरसीसी एलिमेंट में अलग अलग डायमेंशंस के कवर ब्लॉक्स को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपके जो कवर ब्लॉक्स हैं वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं आरसीसी एलिमेंट में। यहाँ पर आप देखेंगे, concrete cover for reinforcement is required to protect the rubber against corrosion and to provide resistance against fire। आपकी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, फायर से रेजिस्टेंस करने के लिए, आपकी स्टील को बचाने के लिए, या फिर आपकी स्टील को कोरोजन रेजिस्टेंस करने के लिए आपके कवर ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो
स्टील है वो आपकी जो स्टील है जो आपकी वो कंक्रीट को टेंशन प्रोवाइड कर रही है, और कंक्रीट जो है खुद प्रोवाइड कर रही है कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की। तो यहाँ पर आपकी जो कंक्रीट है वो स्टील को सेव कर रही है, स्टील कंक्रीट को सेव कर रही है, दोनों आपकी एक दूसरे को सेव कर रही है, ठीक है। अगर हम कवर ब्लॉक्स नहीं लगाएंगे, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि आपकी जो आरसीसी एलिमेंट है जैसे कि कॉलम है, तो आफ्टर कास्टिंग द कंक्रीट आपने कभी भी नहीं देखा होगा स्टील आपको बाहर दिख रही है। अगर स्टील बाहर दिखेगी तो अगर लोड आएगा, तो अगर हम मान लेते हैं कि हम एक सिंगल बार ले लेते हैं स्टील की, इस तरीके से हमने बार ले ली, अब हम इस पर लोड लगाएंगे तो आपकी स्टील इधर उधर भाग सकती है, ऐसे ऐसे हो सकती है जब हम इस पर लोड लगाएंगे। लेकिन जब हम कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं, जब हम आप आरसीसी एलिमेंट में जब स्टील को लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, चारों तरफ से कंक्रीट लग गई, स्टील के चारों तरफ कंक्रीट है। अब आप जब लोड लगाएंगे तो आपकी जो कंक्रीट है वो स्टील को आपकी सेव करेगी, ये आपकी स्टील इस तरीके से नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे कवर ब्लॉक्स लगाए जाते हैं और आपके कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए भी लगाए जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। तो अगर आपको लेवल चेक करना है, लेवल आपका क्यों चेक किया जाता है, फ्लोर लेवल के लिए चेक किया जाता है, या फिर आपको कॉलम के बेसिस बनाने हैं, आपको आपकी फ्लोर की जो हाइट है वो अलग अलग ना हो जाए, तो इसलिए आपके लेवल चेक किए जाते हैं। उसके कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आपका स्पिरिट लेवल होता है, ठीक है, एक आपका डंपी लेवल होता है, और एक आपका लेवलिंग पाइप के थ्रू आपका लेवल किया जाता है। तो 3 तरीके के आपके लेवलिंग के प्रोसीजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल और मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक। अगर डंपी लेवल की हम बात करते हैं तो उसमें आपकी जो मिनिमम रीडिंग है या फिर आपकी एक्यूरेट रीडिंग क्या हो सकती है। तो जब हम विद द हेल्प ऑफ द डंपी लेवल जब हम लेवलिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो मिलती है वो आपको 5 mm एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। 5 mm का मतलब है कि आपकी 5 mm प्लस या माइनस हो सकती है, जो कि आपकी नेग्लिजिबल है। तो 5 mm आपको एक्यूरेट रीडिंग या फिर आपको मिनिमम रीडिंग यहाँ पर मिल जाती है जब आप डंपी लेवल से लेवलिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर व्हाट इज द साइज ऑफ ए कॉन्क्रीट क्यूब। तो कॉन्क्रीट क्यूब, जब कॉन्क्रीट का कॉम्प्रेशन टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर कॉन्क्रीट के जो जिसमें क्यूब में हम कॉन्क्रीट को भरते हैं उसका क्या साइज होता है। तो कंक्रीट के क्यूब का जो साइज होगा वो आपका 15 सेंटीमीटर होगा, मतलब कि उसकी जो तीनों डायमेंशंस हैं, जो उसकी हाइट है, जो उसकी ब्रेथ है और जो उसकी लेंथ है, तीनों डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर होंगी, 15 इंटू 15 इंटू 15। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू इफ एनी कंक्रीट क्यूब फेल्स इन 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसको समझिए आप, अगर आपका कंक्रीट जो है क्यूब टेस्ट में फेल हो जाता है तब आप क्या करेंगे उस केस में। अब कंक्रीट जब आपकी आती है कास्ट होने के लिए साइड पे, तो कास्ट होने से पहले हम वहाँ पर स्लम टेस्ट करते हैं उसके कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए हम क्यूब में कंक्रीट को फिल करके रख देते हैं, जिसका टेस्ट 28 दिन बाद लोड लगाकर किया जाता है इस पर। लेकिन कंक्रीट तो हमने आरसीसी एलिमेंट में कास्ट कर दी। अब अगर कंक्रीट आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में आपकी फेल हो जाती है तो उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में क्या किया जाएगा वहां पर, उस केस में अगर आपकी कंक्रीट फेल हो जाती है तो फिर उसके लिए हैमर टेस्ट किया जाता है। हैमर टेस्ट के बाद उसका अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया जाता है। अगर इन दोनों टेस्ट में भी आपकी जो कंक्रीट है वो फेल हो जाती है तो यहाँ पर हम करते हैं फिर कोर कटर टेस्ट, और फिर इन सभी डेटा को उठा करके फिर आपकी एक हाई लेवल मीटिंग रहती है, उसमें आपके डेटा को वहाँ पर शो कराया जाता है एक प्रेजेंटेशन के थ्रू कि इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। फिर वो सारी जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन है। अगर आपकी सारी चीज़ों में आपकी कंक्रीट फेल हो रही है तो जितने भी उस सेम कंक्रीट से हमने आरसीसी एलिमेंट को कास्ट किया उन सभी को आपको डिमोलिश करना पड़ेगा वहां पर उस कंडीशन में। तो इस तरीके से देखा आपने कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आपको कैसे आंसर्स करना है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत सारी आपकी वीडियोस आएंगी इन क्वेश्चंस को लेकर के हम बनाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हम बना रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी तरीके के क्वेश्चंस को आपको बताया जाए, उसको आपको आंसर कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।